हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के साइंस को करते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों का सेट नंबर 18 है। उससे पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखता है। यानी कि जब वायुमंडल की अनुपस्थिति होगा, ऐसे देखिए वायुमंडल की उपस्थिति में आप लोग देखते हैं रोज आकाश का रंग कैसा होता है। तो देखिए वायुमंडल की उपस्थिति में नीला होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। यहाँ हमसे पूछा है अनुपस्थिति, यानी कि वायुमंडल का वहाँ पर अनुपस्थिति नहीं होगा। तो यानी कि वायुमंडल का जो है आपको उपस्थिति में जो नीला दिखता है तो वो कैसे दिखता है नीला, तो इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले। देखिए वायुमंडल में क्या क्या रहता है, तो ये आपको धूलकण रहता है। उसके बाद देखिए जलवाष्प का भी कुछ न कुछ बूंद रहता है। इस समय क्या होता है आपको कि प्रकाश का रंगों का क्या होता है, आपको प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण से है ना आकाश का रंग जो है आपको नीला दिखता है। यानी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है, ठीक ना। तो नीला दिखता है। और जब ये वायुमंडल नहीं होगा, यानी कि वायुमंडल नहीं होगा तो उसमें ना ही धूलकण होगा और ना ही जलवाष्प की बूंद होगा और ना प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचरित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। यानी कि हमको एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमको उपचरित करना है। देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है, देखिए CH3COOH क्या होता है, CH3COOH, यही हो गया आपको एसिटिक अम्ल। क्या कहा, एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपको NaOH। इसको किसके साथ मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ इसको हम क्या कराते हैं, तो अपचरित कराते हैं। तो हमें क्या बनता है, देखिए क्या क्या बनता है, तो ये बनता है आपको CH3COONA और इसके साथ आपको जल बनता है, यानी कि H2O बनता है, ठीक। तो यहाँ देखिए हमको क्या कहा है कि अगर क्या बनता है, डैश और डैश बनता है। देखिए ये बना CH3COONA, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो यही सोडियम एसीटेट बना किसके किसका अभिक्रिया से, तो एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया से। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कार्बनिक यौगिकों में एक प्रकात्मक समूह का क्या निर्धारण करता है। देखिए प्रकात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या निरूपित करता है। देखिए कोई भी है आपको, तो अगर एल्डिहाइड है तो उसका फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या होता है, तो ये CHO होता है। अगर कीटोन ग्रुप है तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखिए C है, इसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके ऊपर जुटा होता है और एक दो इधर से बॉन्ड रहता है। देखिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो इसमें देखिए COOH जाता है सिंगल बॉन्ड के साथ। अब देखिए ईस्टर ग्रुप जो है उसमें सिंगल बॉन्ड COOR रहता है। अब देखिए ईथर ग्रुप जो होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड रहता है, एक साइड इधर एक इधर, दोनों साइड एक बॉन्ड रहता है, ठीक। अब देखिए एमाइन ग्रुप जो होता है उसमें NH2 होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। यही सब क्या है आपको फंक्शन ग्रुप है। ये सारा फंक्शन ग्रुप देखिए पूछ लेता है, जैसे ये देता है आपको क्वेश्चन में, ये पूछेगा किसका फंक्शन ग्रुप है, तो ये आपको कीटोन का। उसी प्रकार से आपको सारा इसमें याद रखना है, ठीक ना। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये आपको क्या निर्धारित करा है, ये देखिए इसका क्या बता रहा है, जैसे कोई भी तत्व है उसका फंक्शनल ग्रुप माना कि कीटोन है, ये इसका रासायनिक गुण के बारे में नहीं बता रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रासायनिक गुण का निर्धारण करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर हमको नापना है, ठीक। ब्लड प्रेशर जो होता है वो मापा जाता है। देखिए देखते होंगे आप डॉक्टर के पास एक ऐसा रहता है लंबा सा एक यंत्र और इसी के साथ देखिए एक बक्सा जुड़ा रहता है, ठीक ना। और इसमें होता है एक आपको मापक के लिए पैमाना होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ कुछ कुछ नंबर लिखा रहता है दोनों साइड। और इसमें क्या होता है कि एक द्रव जो है आपको ऊपर चढ़ता है नीचे चढ़ता है, ऐसा होते रहता है। और इसके साथ जो है एक आपको लगाया जाता है, पंप करते रहता है, ठीक ना। और ये आपको बाँह में कहीं पर बांध दिया जाता है, वहाँ बाँह में ही ज़्यादातर बांधता है, वहाँ बांध करके इसको पंप किया जाता है। तो यहाँ देखिए आपको ये द्रव ऊपर नीचे उठता है, तो इसी यंत्र का प्रयोग होता है जो कि ब्लड प्रेशर मापता है। तो ये द्रव जो इसमें क्या होता है, तो ये द्रव आपको पारा होता है, ठीक ना। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए इस यंत्र का नाम क्या है, तो इस यंत्र का नाम है आपको स्फिग्नोमैनोमीटर है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका उत्तर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए और कुछ यंत्र है जिसके द्वारा जो है शरीर के कुछ कुछ भाग को मापा जाता है, देख लेते हैं उसके बारे में। देखिए शरीर में जो हमको शुगर निकालना है यानी कि शर्करा निकालना है, तो यानी कि शरीर में शर्करा मापने के लिए शर्करा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आपको ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमीटर यानी शर्करा मापने के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग हो जाएगा। और आपको अगर हृदय के संकुचन को पता लगाना हो तो देखिए आला लेकर डॉक्टर घूमता है, तो वो आला को कहा जाता है आपको एंजियोग्राम कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग होता है आपको हृदय के संकुचन को प्रसार का मापा जाता है इसी के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संख्या संरचना क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ अंतर है। देखिए कोशिका का अंग जो होता है आपको कोशिका भित्ति अगर जो होगा ये आपको प्रोकैरियोटिक तथा इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में ये आपको प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। क्या चीज़, तो कोशिका भित्ति है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो होती है कोशिका भित्ति ये आपको सेलुलोज की बनी होती है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक में होबे नहीं करता यानी कि अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको ये उपस्थित होता है। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ER ये जो है आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं होता यानी कि अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में ये होता है। अब देखिए राइबोसोम के बारे में हमको इस क्वेश्चन में पूछा है। देखिए राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक में होता है आपको 70S प्रकार का, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। अब देखिए कुछ आगे का अंग है आपको गोल्जी का है, तो गोल्जी का क्या है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता यानी कि अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में गोल्जी का क्या होता है, ये उपस्थित होता है। अब देखिए केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली जो है ये आपको प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है यानी कि इसमें नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली आपको होता है यानी उपस्थित होता है। अब देखिए विशेष अंग में और आगे है आपको लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या है, तो ये आपको प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो ये आपको उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में ये उपस्थित होता है। अब देखिए डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक में होता है, लेकिन ये जो आपको एकल सूत्र में होता है। लेकिन आप देखिए यूकैरियोटिक में जब जाइएगा तो वहाँ पर डीएनए जो है आपको पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र में होगा। अब देखिए कशाभिका, देखिए कशाभिका जो है आपको प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केवल एक तंतु में, कशाभिका भी जो है केवल एक तंतु में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जब जाइएगा यूकैरियोटिक सेल में तो उसमें कशाभिका जो है टोटल 11 तंतु में होगा। उसके बाद देखिए केंद्रिका के बारे में क्या कहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है केंद्रिका अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में केंद्रिका जो होता है ये आपको उपस्थित होता है। अब देखिए सेंट्रियोल जो होता है ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है, इसमें होबे नहीं करता है प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल। ठीक, और यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल जो ये आपको होता है यानी उपस्थित होता है। अब देखिए श्वसन जो होता है प्रोकैरियोटिक वाला प्रोकैरियोटिक जो होता है आपको कोशिका वो अपना श्वसन कैसे करता है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली द्वारा करता है, और यूकैरियोटिक वाला जो होता है आपको सेल ये अपना शोषण करता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, क्योंकि ये पूर्ण विकसित है। अब देखिए लिंग प्रजनन देखिए किसके द्वारा होता है, तो प्रोकैरियोटिक में जो है लिंग प्रजनन होबे नहीं करता है, मतलब नहीं होता है। उसके बाद देखिए यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में ये आपको थाइलेकाइड में होता है, यानी प्रोकैरियोटिक में जो प्रकाश संश्लेषण होगा ये थाइलेकाइड में होगा, और यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में जो होता है ये कोशिका विभाजन ये आपको अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो ये आपको अर्धसूत्री अथवा समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। अब देखिए हम यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अच्छे से देख लिए हैं, तो अब देखिए प्रश्न को बनाते हैं। देखिए प्रश्न हमको क्या कहा है पहला इसमें कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई क्या होती है। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखिए राइबोसोम एक होता है आपको प्रोकैरियोटिक में होता है आपको 70S प्रकार का और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का। ठीक, देखिए यहाँ प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है कैरियोटिक इसमें क्या होता है 70S प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक जो सेल होता है यूकैरियोटिक सेल इसमें जो होता है आपको राइबोसोम ये आपको 80S प्रकार का होता है। ठीक ना, अब देखिए 80S प्रकार, आप देखिए इस दोनों में उप इकाई क्या होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें आपको उप इकाई होता है आपको 50 और 30 का, कितना होता है यानी कि 50S और 30S का इसमें उप इकाई होता है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में जो होता है उप इकाई ये होता है आपको 60S और 40S, 60S और 40S होता है। ठीक ना, 60S और 40S होता है किसमें, तो यूकैरियोटिक में। ठीक, तो देखिए यहाँ 70S में अलावा हो गया आपको 50 + 30 80 हो गया, यानी 10 इसमें बेसी है, और ये यूकैरियोटिक वाला 80 है, तो यानी कि 60 40 100 बेसी, यानी कि 20 बेसी है, यानी 100 पूरा इसमें। ठीक ना, जो हमसे पूछा है
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में उप संरचना क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक में कितना होता है? 50 और 30 ऐसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिका से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए जाइलम जो होता है ये आपको क्या कार्य करता है? देखिए जाइलम जो होता है ये देखिए पौधे के जड़ से जो है खनिज, लवण और जल को ले जाता है पत्ती तक। ठीक, और एक और होता है आपको उत्तक, तो ये आप क्या करता है? तो ये जाइलम हो गया आपको पौधे तक ले गया। और फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है आपको? तो ये पत्ती में जो भोजन बना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, ये जो है आपको पौधे के सभी अंग में पहुंचाता है, जड़ में भी पहुंचाता है, तना में भी पहुंचाता है, और फल को भी, फूल को भी, सभी को ये पहुंचाता है। ठीक ना, ये हमसे पूछा है कि जाइलम के तत्व जो कि मृत कोशिका का बना होता है और फिर भी यह जल और खनिज को परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, मृत कोशिका का होगा और जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होगा, तो ये आपको कौन सा है? तो ये देखिए आपको है ये वाहिका, यानी कि वहिनिका और वाहिका है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव संरक्षण के सबसे हानिकारक है? यानी कि वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे हानिकारक विधि कौन सा है? तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए वो क्या है? तो ये आपको गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह, ये क्या है आपको? तो ये हानिकारक संरक्षण का विधि है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शाक यानी जड़ी बूटी है जो कि केवल भारत में पाई जाती है और इसका उपयोग जो है रक्तचाप के उपचार में होता है? यानी एक देखिए शाक है, यानी कि ये जड़ी बूटी है जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। वो कौन सा है? तो ये है सर्पगंधा। देखिए नीचे जो है आपको तीनों है, अलग अलग एंगल से लिया गया है फोटो, तो ये तीनों जो है आपको सर्पगंधा ही है। ठीक नहीं, ये सर्पगंधा जो होता है केवल भारत में ही पाया जाता है और इसका यूज जो होता है किस चीज़ में होता है? तो इसका यूज होता है रक्तचाप के उपचार में होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्पगंधा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर किया जाता है? यानी कि जल की जो कठोरता होगी वो हम किसका उपयोग करके दूर करेंगे? तो ये देखिए आपको धोवन सोडा का उपयोग करके इसको हम दूर करेंगे। देखिए जल में जो है आपको दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। ठीक ना, जो अस्थायी कठोरता होता है तो इसमें क्या होता है कि आपको जब कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसमें क्या होता है अस्थायी कठोरता में जो है आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं और इसकी कठोरता को जो है उबाल करके दूर कर सकते हैं। लेकिन जो अस्थायी कठोरता है इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड दोनों घुले होते हैं। ठीक ना, इसको हम उबाल के नहीं दूर कर सकते हैं। तो देख लीजिए दोनों कठोरता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यौवना आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होती है? देखिए यौवना आरंभ के दौरान आवाज़ आदमी को देखते बदल जाता है, यानी तो क्यों होता है? देखिए बचपन में जब देखे होंगे तो यहाँ देखिए आपको लेरिंग्स जो होता है बचपन का, ये जो गला पार्ट में जो होता है ऐसे कुछ यहाँ पर एक लोल जैसा उठा हुआ रहता है ना, ये जो है आपको बचपन में नहीं होता है। जब ये लेरिंग्स जो है आपको बढ़ जाता है, देखिए ये जब आदमी बड़ा हो गया, बचपन देखिए इसको कम है लेकिन ये बड़ा हो गया, देखिए ये लेरिंग्स कितना बड़ा हो गया है, तो ये बड़ा हो जाता है। तो इसी के कारण जो है ना उसका आवाज़ बदल जाता है, यानी क्या हुआ? स्वरयंत्र यानी लेरिंग्स के विकास के कारण होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है? यानी कि जैसे कार्बन जो है बहुत ज़्यादा श्रृंखला बनाता है तो उसी के तरह आपको गुण प्रदर्शित करता है, तो कौन सा है इस समय से? ठीक है, देखिए कार्बन समूह का ही वो तत्व है, तो वो है आपको सिलिकॉन है। ठीक, ये कौन है? तो सिलिकॉन है। ऐसा गुण जो है कार्बन के समान श्रृंखला बनाने वाला गुण किसके अंदर है? तो ये सिलिकॉन के अंदर है। ठीक है, और सिलिकॉन का परमाणु संख्या क्या होती है? तो ये आपको 14 होता है परमाणु संख्या, और ये आपको कार्बन समूह का ही तत्व है। कार्बन समूह का ही यह तत्व है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कहा है कि लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक है जो कि थैलाफाइटा वर्ग के संबंधित पादप लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक बात है, लिटमस जो होता है इसका मूल रंग जो है ना आपको बैंगनी होता है, यानी पर्पल होता है, जो कि थैलाफाइटा वर्ग से संबंधित एक पादप है लाइकेन। तो ये कौन सा लाइकेन से निकाला जाता है? तो आपको रोसेला नामक लाइकेन से ये जो आपको लिटमस पत्र जो होता है आपको प्राप्त होता है। किसे? तो यानी कि एक नंबर सही दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर यानी ये एक सही हो जाएगा। 2 नंबर में कहा है कि लाल पत्तगोभी के पत्ते
और हल्दी, कुछ फूल और रंगीन पंखुड़ियाँ जैसे कि प्राकृतिक सामग्री है जो किसी विलयन से अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को संकेत देती है। सही बात है। लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या होता है, अम्ल क्षारक का जो है ना आपको एक प्रकार का सूचक ही है। यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है, तो इन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन सही है, यानी कि दोनों कथन सही, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों कथन असत्य, जो ऑप्शन नंबर ए में तो असत्य दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, यानी कि दोनों कथन सत्य है तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कितना डिग्री का कोण हो तो चालक में जो है अधिकतम अनुभव होता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपको 90 डिग्री होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लंबवत रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ से, देखिए बोमेन संपुट जो होता है ये आपको किडनी में होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्क में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र वाले एक तार का प्रतिरोध अगर 1 ओम है और समान पदार्थ से बना है, यानी कि इसका प्रतिरोधकता भी समान है वही है और इसका भी प्रतिरोधकता समान वही है। ठीक ना, तो और लेकिन इसका लंबाई 4L है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले है, तो इस तार का प्रतिरोध हमसे पूछा है। देखिए पहला तार हमको क्या दिया हुआ, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि देखिए आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रो एल बटा ए, और यहाँ देखिए आपको रो क्या है, तो रो है उस तार का प्रतिरोधकता, एल क्या है तार का लंबाई, और ए है आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यही हमको आर का वैल्यू हमको कितना दे दिया है, तो 1 ओम दे दिया हुआ है। ठीक नहीं, यहाँ से देखिए हमको रो एल बटा ए का वैल्यू हमको 1 ओम आया है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या कहेगा, समान पदार्थ से निर्मित है, यानी कि इसका भी रो तो प्रतिरोधकता तो रो ही होगा, यानी समान ही होगा, इसका रो है तो इसका भी रो ही होगा, और किंतु 4L लंबाई, इसका लंबाई कितना है तो 4L है, लंबाई बदल गया है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी जो है 55 हो गया पहले से, यानी कि 5A हो गया है। अब इसका हमको प्रतिरोध पूछा है, यानी कि अब इसका आर क्या होगा, देखिए आर फॉर्मूला वही होता है रो एल बाई ए, तो देखिए रो ही होगा क्योंकि रो देखिए दोनों समान पदार्थ का है। एल के जगह आपको 4L लिखेंगे, यानी कि 4L बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5A है इसका, तो इसको 5A लिख देंगे बटा में। देखिए जब इसको हम 4/5 को कॉमन लेते हैं, देखिए क्या आता है, तो ये आता है आपको रो एल बटा ए आ जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से हम देखिए रो एल बटा ए का वैल्यू 1 ओम निकाले हैं, तो यानी कि नया आर जो है, नया तार का जो आर होगा ये कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू ये रो एल बटा ए के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो यानी कि 4/5, तो इसको जब हम दशमलव में निकालेंगे तो यानी 5×8 यानी 0.8 ओम आएगा। ठीक, तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मतलब इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित करता है, यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी जीवित और निर्जीव घटक का एक समुदाय है जो कि एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करता है, यानी कि सजीव भी होना चाहिए, उसमें निर्जीव भी होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ वो क्या करेगा, आपको परस्पर आपको ये क्रिया करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और यहाँ हमको पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि मानव निर्मित है, यानी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए, मतलब वहाँ पर क्या होगा, जीवित जंतु भी होना चाहिए, निर्जीव घटक भी होना चाहिए, और सबके बीच परस्पर क्रिया होते रहता है। तो ये देखिए फसल का जब खेती होता है, यानी कि फसली खेती होता है, उसमें यह क्रिया होता है जो कि आपको मानव निर्मित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपको एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले ने किया था, तो कब किया था एजी टॉन्सले, तो ये 1935 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलक्षणों को सुमेलित कीजिए। देखिए पहला अभिलक्षण का है कि आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या होती है। देखिए आवर्त सारणी में समूह यानी वर्ग के बारे में पूछा है, तो आवर्त सारणी में समूह कितना होगा, वर्ग, तो वर्ग आवर्त सारणी में आपको 18 गो है। ठीक, तो 18 गो है, तो ये आपको ई के साथ मिल जाएगा, ए किसके साथ मिल जाएगा, ई के साथ, या तो ए जो है आपको ए के साथ भी मिल सकता है क्योंकि ए में भी 18 दिया हुआ है। आगे आप देख लेते हैं, यानी कि इसके ये किसके साथ मिलेगा, जिसमें 18 होगा उसके साथ मिलेगा। ठीक, अब देखिए आवर्तों की कुल संख्या, देखिए आवर्त कितना होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, ये टोटल 7 है, तो ये जिसमें 7 होगा उसके साथ मिलेगा। अब देखिए के कोषों में इलेक्ट्रॉन संख्या, देखिए कोई भी कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो 2
एन स्क्वायर से निकालते हैं। यह हमसे पूछा है के कोस के बारे में, तो देखिए के कोस के लिए एन का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला कोस है, तो पहला कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा 2 एन स्क्वायर, एन की जगह 1 लिखेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू 2 ही हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या के में। उसके बाद देखिए हमको क्या है, तो एम कोस है, तो के है, उसके बाद देखिए एम कोस में यहाँ पर हम एन का मान क्या लिखें, देखिए के एल एम, के लिए 1 हो गया, एम के लिए 2 और के एल के लिए 2 और एम के लिए 3 हो जाएगा। एन का मान एम के लिए 3 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आप क्या निकालेंगे, तो 2n स्क्वायर बराबर, तो 2 एन की जगह 3 देंगे, तो यानी कि 2 गुना 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 है 9 दूनी 18, यानी एम में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगा। अब देखिए आगे बचा हमको एक एल के बारे में पूछा है, तो एल में देखिए क्या हो जाएगा एन का मान, तो एल में देखिए के एल यानी दूसरा है, तो इसमें 2 एन का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 गुना एन का जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक ना, ये 8 हो जाएगा। यानी कि जो के कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, के कोषों में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगा, यानी जिसके साथ ये 2 होगा तो उसके साथ ये मिलेगा, यानी इसमें 2 हो जाएगा। तो देखिए एम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एम कोषों में निकालें 18, तो जिसमें 18 होगा तो ये 18 वाला में चला जाएगा, ठीक। एल कोष में क्या है, तो 8 हो है। अब देखिए कैसा कैसा ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक। देखिए एक का आपको दिया हुआ है 18, तो 18 देखिए ए में भी है और ई में भी है, यानी कि ए वाला भी हो सकता है और ई वाला भी हो सकता है, ठीक ना, तो ये तीनों में से कोई हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं, दोनों का है कि आवर्तों की कुल संख्या 7 वाला डी में है, तो यानी कि 2 का डी होगा, तो 2 का बी यहाँ दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों बचा हुआ है, इसमें देखिए 2 का डी, तो मात्र ये डी नंबर में दिया है, तो यानी ये हो सकता है, ठीक। अब देखिए 3 का बी दिया हुआ है, यानी कि के कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा, तो 3 का बी ठीक मिला हुआ है, तो यानी 3 का बी ये सही है। अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर एम कोषों में इलेक्ट्रॉन संख्या 18 होगा, तो 18 में देखिए पहला हम कौन सा 18 मिला चुके हैं, तो ए वाला 18 मिला चुके हैं, ठीक ना। अब बचा हमको ई वाला 18, तो यानी 4 हमको यानी एम कोषों में एम में, यानी कि आपको 4 किसके साथ मिल जाएगा, तो 4 आपको ई के साथ मिलेगा, ठीक ना। यानी आगे देखिए आपको 4 क्या हो जाएगा, ई के साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ सी दिया हुआ है, ठीक ना। अब आगे भी देख लेते हैं, आगे है आपको 5 नंबर एल कोषों संख्या में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 देखिए किस में दिया, तो ये सी नंबर में दिया हुआ है, तो यानी कि ये किसके साथ मिलेगा, 5 नंबर ये मिलेगा आपको सी के साथ, ठीक ना। तो यानी देखिए यहाँ 2 है, लास्ट में गलती हो गया, इसको आप सही कर लीजिए, ये ऐसे होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट में जो है आपको 4 के सी है उसके जगह ई कर लीजिए, और उसके बाद जो है आपको 5 का जो है ई उसके जगह सी, इसका उधर चला गया है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि क्या देखिए नीचे बगल में भी हम लिख देते हैं, 1 का ए, 2 का डी और 3 का बी हो जाएगा, और 4 का ई और 5 का सी हो जाएगा, ठीक नहीं, यही इसका उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती जो होता है ये किसके होता है, चुम्बकीय प्रेरण की घटना के दौरान जो है प्रेरित कुंडली में ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, तो ये जो होता है आपको समानुपाती होता है, आपको चुम्बकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर को जो है ये समानुपाती होगा, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग है जो कि निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। देखिए पुष्प में आप देखे होंगे, देखिए पुष्प में देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है, देखिए ये आपको पुष्प है, देख लेते हैं, ये देखिए आपको पुष्प है, इसमें देखिए आपको ऐसे अंदर में बना रहता है, ये आपको स्त्री केसर है, ठीक है। देखिए नीचे ये जो थोड़ा चौड़ा रहता है, उसके बाद देखिए इसके साथ और ये आपको पुंकेसर जितना है सर आता है, ठीक ना। देखिए इसमें जब होता है आपको निषेचन, तो इससे जो होता है आपको परागकण गिर करके यहाँ आता है, ठीक ना। और ये जो है आपको नीचे जा करके ये देखिए आपको अंडाशय है, तो ये अंडाशय में विकसित होता है और यहीं पर जो है आपको फल बनता है निषेचन के बाद, ठीक ना। तो फल जो आप कहाँ बना, तो अंडाशय में बना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमको फल के बारे में पूछा है, निषेचन के बाद जो है फल किस रूप में विकसित होता है, तो ये आपको मतलब अंडाशय में जाकर के विकसित होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण प्रतिबिंब निर्मित करता है, यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होगा, ठीक है। देखते हैं हम अवतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब होता है सभी के बारे में हम देख लेते हैं, तो इसका अवतल दर्पण संबंधित सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ठीक। देखिए अवतल दर्पण है, ठीक। देखिए अवतल दर्पण क्या है, इसका परावर्तक सतह आपको धंसा हुआ है, देखिए पीछे जो आपको ये कलई किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन खींचा हुआ है सीधा लाइन, ये कौन सा लाइन है, तो ये है आपको मुख्य अक्ष है, ठीक, ये मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण के बिंदु पर जो है यहाँ पर ही
बीच में ये पी दिया हुआ है पॉइंट, इसे हम ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। ये दर्पण के बीचों बीच रहता है। अब देखिए ये एफ है, ये क्या है, एफ है, यानी ये क्या हुआ, तो ये फोकस दूरी है, यानी एफ है, ये फोकस बिंदु है, ठीक ना। अब फोकस बिंदु से दुगुनी दूरी पर होता है आपको वक्रता त्रिज्या, ठीक। ये आपको वक्रता त्रिज्या जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए ये अंतिम में आप इन्फिनिटी भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए हम वस्तु को रखते हैं। देखिए सबसे पहले वस्तु को जब भी रखेंगे तो ये दर्पण के जो है ये बाईं ओर ही रखेंगे, ठीक है ना, इस साइड ही रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर ही वस्तु को रखा जाता है, ठीक। देखिए वस्तु को सबसे पहला स्थिति क्या है वस्तु का, यहाँ पर ही हम रखे हैं वस्तु को, यानी किसके इसके बीच रखें, तो ये आपको सबसे पहला स्थिति आपको अनंत पर हुआ, ठीक। ये अनंत हो गया, तो अनंत पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये फोकस पर बनता है, ठीक ना। यानी एक वाला जो है ये पहली स्थिति, पहला स्थिति की प्रतिबिंब नीचे बना है तो ये फोकस पर बन गया है, ठीक है, पहला स्थिति के लिए। अब देखिए ये अनंत पर हो गया, ये इन्फिनिटिव पर था। अब देखिए इन्फिनिटिव और वक्रता त्रिज्या के बीच में जब रखेंगे, यानी कि जो कि दूसरा स्थिति है वस्तु का, जब वस्तु को हम यहाँ रख लेंगे तो देखिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो ये फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बन जाएगा, यहाँ पर ही बना है, देखिए दूसरा स्थिति का, ठीक। अब देखिए यहाँ तक रख दिया। अब आगे हमको जगह कौन बचा, वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र। जब हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे यानी कि तीसरा स्थिति में, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना आपको वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर तीसरा स्थिति में प्रतिबिंब बना है। अब देखिए जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस जो है इसके बीच में रखेंगे यहाँ पर, यानी चौथा स्थिति में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये देखिए आपको वक्रता केंद्र और आपको ये कौन है, तो ये अनंत बिंदु है, तो ये अनंत के बीच में बनेगा, यानी चौथा पॉइंट का ये बनेगा फोटो, ठीक। अब देखिए जब हम पाँचवा पॉइंट है हमको, हमारे पास कौन है, तो अगला पॉइंट तो फोकस है। जब हम फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। ये देखिए पाँचवा पॉइंट यहाँ है, तो ये अनंत पर बना। और उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमको क्या है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में है वस्तु को रखना कहीं पर भी, यानी ये छठा पॉइंट है। यहाँ पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो ये वस्तु जो है ना आपको दर्पण के इस साइड नहीं बन करके, यानी दर्पण के बाईं ओर नहीं बन करके इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक ना। यहाँ देखिए छठा स्थिति का प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए छठा इसका प्रतिबिंब बना है। अब देखिए सारा प्रतिबिंब का हम प्रकृति भी देख लेते हैं। देखिए ये दोनों जो प्रतिबिंब बना है आपको फोकस और फोकस से इस साइड जो बना है, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में, ये दोनों का जो है आपको ये छोटा प्रतिबिंब होगा, ठीक ना। और ये वक्रता केंद्र पर बना है प्रतिबिंब, तो ये बराबर ही होगा। और वक्रता केंद्र से इस साइड जो बनता है, यानी वक्रता केंद्र के इस साइड, तो ये आपको दोनों प्रतिबिंब बड़ा ही होता है, ठीक। और दर्पण के जो पीछे बनता है वो आपको बड़ा होता है। अब देखिए दर्पण के जो बाईं ओर जितना भी प्रतिबिंब बना है सारा का प्रकृति क्या है, तो ये आपको वास्तविक होता है और ये उल्टा होता है। और जब दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, दाईं ओर, तो ये आपको काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब, और ये आभासी बनता है, और ये आपको सीधा और बड़ा बनता है, ठीक ना। अब देखिए हमको प्रश्न में क्या पूछा है, सारा स्थिति को हम लोग देख लिए हैं। तो अब देखिए प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखिए इधर वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ये किस स्थिति में बनेगा, देखिए ये फोकस से इस साइड हम कहीं पर भी वस्तु को रख दिए तो बना है। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, उससे आप समझते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो देखिए यहाँ हम फोकस और ध्रुव के बीच रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बना है छठा स्थिति में, जो कि काल्पनिक और आभासी बना है। यहाँ हमसे क्या पूछा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो काल्पनिक बन गया, ये तो नहीं होगा, ठीक। इस स्थिति पर रहने से नहीं होगा। देखिए अब दूम कहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, देख लेते हैं, अभी तुरंत देखे हुए, जब वस्तु को हम अनंत पर यहाँ पर रखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। और ये क्या होता है, ये वास्तविक और उल्टा होता है, और ये छोटा होता है। तीन वास्तविक बार हमसे पूछा है तो ये वास्तविक होगा ही, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही, तो ये दूसरा स्थिति सही है। तीसरा स्थिति का है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं तीसरा स्थिति क्या है, वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे, देखिए वस्तु को जब हम यहाँ फोकस रखेंगे, यानी ये पांचवा स्थिति जो है इस पर रखेंगे, तो ये देखिए पांचवा स्थिति का प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो ये आपको अनंत पर बना है। लेकिन ये देखिए दर्पण की इस साइड ही बाईं ओर है, तो दर्पण का बाईं ओर जितना भी प्रतिबिंब बनता है सब वास्तविक और उल्टा होता है, तो ये भी वास्तविक और उल्टा बना और ये बड़ा बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये आपको वास्तविक आभासी के बारे में क्या करें, आपको अवतल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक है बना, ये भी, तो इसका भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है और 1 नंबर गलत दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी तांबे के तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित, देखिए कोई तांबा का तार है, उसका धारा क्या है, आई का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, तो 0.5 एम्पियर दे दिया है। उसके बाद कहा है कि इसके सिरों पर विभवांतर यानी V का वैल्यू हमको दे दिया है 5 वोल्ट। तो हमको प्रतिरोध पूछा है। देखिए ओम के नियम से हमको आता है V बराबर IR,
यहाँ से हमको प्रतिरोध के बारे में पूछा है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, तो V/I हो जाएगा। अब देखिए V का वैल्यू कितना है, तो 5 वोल्ट, और I का वैल्यू है आपको 0.5 एम्पियर है। तो इस दशमलव को हम उड़ाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यानी कितना बचा, तो R बराबर आपको 10 ओम उत्तर आ गया, जो कि आपको किस ऑप्शन दिया है, 10 ओम। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखिए 10.0 ओम दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो प्रतिरोध है, ए है जिसका प्रतिरोध है आपको 20 ओम, दूसरा प्रतिरोध बी है जिसका प्रतिरोध कितना है, 30 ओम है। दोनों को आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन में 3 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी से प्रवाहित होने वाला धारा बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रतिरोध क्या है, तो ए है जिसका आपको प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, तो ये 20 ओम का प्रतिरोध है पहला। ये देखिए आपको पहला प्रतिरोध है, ये कितना ओम का है, तो ये आपको 20 ओम का। अब देखिए एक और प्रतिरोध है, दोनों को हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में। देखिए समांतर क्रम में जोड़ दिए। इसका देखिए प्रतिरोध कितना है, तो इसका प्रतिरोध है आपको 30 ओम, और इसको एक बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है। तो बैटरी का देखिए कितना विभवांतर है, तो बैटरी जो है आपको 3 वोल्ट के बैटरी के साथ ये जोड़ा जाता है, 3 वोल्ट के बैटरी के साथ। और तब इसमें कहता है कि बैटरी से प्रवाहित होने वाला धारा यानी आई का मान क्या होगा। देखिए आई निकालने के लिए क्या होता है, V बराबर IR होता है आपको फार्मूला। तो यहाँ हमको R चाहिए, देखिए R दो है, तो इसको हम समतुल्य कर लेते हैं, तो R आसान हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको R समतुल्य निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा आपको, तो यानी 1/R1, R1 कितना दिया हुआ है 20, और प्लस 1/R2 यानी R2 कितना दिया हुआ है 30। तो दोनों को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी 20 3 60, ऊपर में 3 हो जाएगा, और प्लस 30 दूनी 60 यानी 2 हो जाएगा, यानी 3 2 5, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5/60 आ जाएगा। देखिए जब इसको काटेंगे तो 12 5 60 यानी 1/12 आ गया। और जब R इक्विवेलेंट लिखेंगे, R इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा, तो ये पलट जाएगा, इधर पलटे हैं तो इधर भी पलट देंगे, तो यानी 12 ओम आ गया, ठीक ना। यानी कि टोटल प्रतिरोध 12 ओम हो गया, और हमको विभवांतर यानी V बराबर है 3 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम धारा निकाल ही सकते हैं ओम के नियम से। देखिए V बराबर होता है IR, यहाँ से हमको धारा के बारे में पूछा है, तो धारा यानी I बराबर हो जाएगा V/R हो जाएगा। यहाँ V देखिए आपको 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट बटा R का वैल्यू कितना है, तो 12 ओम, 12 ओम। तो इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा हमको 1/4, 1/4 एम्पियर धारा इससे प्रवाहित होगा। तो 1/4 एम्पियर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको पॉइंट में निकालेंगे तो ये आपको 0.25 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, देखिए समूह, देखिए सबसे पहले समझते हैं ये आवर्त सारणी है। देखिए ये क्या है, तो देखिए ऐसा ही आवर्त सारणी रहता है, देखिए लगभग ऐसा ही रहता है। एक रेंडमली फोटो बना दिया आवर्त सारणी का। देखिए ये रहता है, देखिए ऐसे ऐसे खींचा रहता है बहुत सारा लाइन, ठीक है ना। देखिए एक इधर से भी खींचा रहता है। तो अब देखिए इसमें जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, यानी खारा वाला जो लाइन है, इसको कहा जाता है आपको वर्ग, या इसको समूह भी कहा जाता है। और ये जो क्षैतिज लाइन है, ये सूता हुआ इस पर तत्व रहता है, तो ये इसको कहा जाता है आवर्त। इसको क्या कहते हैं, तो इसको आवर्त कहते हैं। आप देखिए इस सब जब हम आवर्त सारणी में जो हम आवर्त में जब हम बाएं से, इस साइड हो गया बायां और इस साइड हो गया आपको दायां, यानी कि बायां से दायां की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है, सॉरी धात्विक गुण घटता है, ठीक है ना। धात्विक गुण क्या होता है, तो ये घटता है, धात्विक गुण घटता है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, यहाँ पर धात्विक गुण क्या होता है, आपको बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए इतना चीज़ समझ गए। उसके बाद देखिए आप एक चीज़ और समझिए, देखिए धातु का जितना भी ऑक्साइड है वो सारा क्या होता है, तो आपको क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और अम्ल का धातु हो गया आपको, देखिए अधातु, यानी अधातु का ऑक्साइड जो है, अधातु का ऑक्साइड ये क्या होता है, तो ये आपको अम्लीय होता है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि जब समूह में हम नीचे की ओर जाते हैं, समूह हम नीचे की ओर गए हैं, तो किसका गुण बढ़ा है, तो यानी ये आपको धातु का, मतलब धातु के गुण बढ़ते जाता है। और इसकी क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण में क्या होगा, जब धातु बढ़ा है तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी क्या हुआ, तो क्षारीय ऑक्साइड में बढ़ेगा, क्षारीय ऑक्साइड भी तो बढ़ते जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं नीचे कथन क्या दिया हुआ है। पहला कथन का है कि भोजन की वायुरोधी कंटेनर में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलता है। ठीक बात है। ये देखिए भोजन जो है, कोई भी भोजन है उसको हम कहाँ पर रखे हैं, यहाँ का वायुरोधी कंटेनर, जहाँ पर आपको वायु नहीं है, वायुरोधी है, तो वहाँ पर आप क्या होगा, वायु जाइए नहीं करेगा, यानी कि वायु नहीं गया तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं गया, ये आपको ऑक्सीकृत नहीं होता, यानी कि ऑक्सीकृत होने से बचाना जाता है, यानी कि धीमा हो जाता है। तो ये बात सही दिया हुआ है। कथन 1 तो सही है। कथन नंबर 2 हम देखते हैं। कथन नंबर 2 का है कि चिप्स विनिर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ फ्लश करते हैं। नहीं, गलत दिया हुआ, ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ नहीं, इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है चिप्स में, जो इसको ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसमें कौन सा गैस भरा, तो नाइट्रोजन भरा जाता है। यहाँ आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ये आपको गलत दिया है, यानी कि दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। यानी कि केवल एक कथन एक सही है और कथन 2 क्या है, गलत है। जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इससे संबंधित अपना फीडबैक दें, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और इस वीडियो को है आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, ताकि जितना भी स्टूडेंट है सभी को इसका लाभ मिल सके। तो और इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बर्ड से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको सारा आपको PDF अपलोड कर दिया गया, अभी तक में जितना सेट हुआ है सारा का, और इसका भी अपलोड कर दिया गया है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया आपको, रेलवे साइंस 2025 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा वीडियो को देख सकते हैं, और सारा वीडियो सीरियल वाइज अरेंज कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।